दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबान और डाकू टब्बर सिंह। कुर्कबान की कॉमिक्स है, कॉमेडी और एक्शन। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है ये। फुर्सत के दिन थे, कुर्कबान अपने शानदार ऑफिस में बैठा बोर हो रहा था कि तभी आओ आओ प्यारे मोटू, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं अभी अभी तुम्हें याद कर रहा था। खैरियत तो है बॉन्ड भैया? यार बाकी तो सब खैरियत है, सिवाय इसके कि आजकल कोई केस वेस न होने के कारण बड़े बड़े बोर हो रहा था। पर मोटू भाई, आज मैंने इतना शानदार प्रोग्राम बनाया है कि तुम सुनोगे तो हमारे खुशी के ब्रेक डांस करने लगोगे। अच्छा, क्या प्रोग्राम बनाया है? मोटू भाई, आज हम दोनों पिकनिक मनाने बीसेन की झील जाएंगे। अरे वाह, वाकई क्या शानदार प्रोग्राम बनाया है बॉन्ड भैया आपने, याहू। फिर थोड़ी देर बाद दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे बीसेन झील की ओर उड़े जा रहे थे। शिगर वे झील के किनारे थे। वह क्या सुंदर स्थान है मोटू, मोटरसाइकिल से सारा सामान उतार ला, अभी लाए बॉन्ड भैया। फिर जैसे मोटू मोटरसाइकिल से सामान लेकर आया, कुर्कमान ने झोले से वाट 69 की बोतल निकाल ली। ये है क्या बॉन्ड भैया, शराब? अबे मोटी अकल के, यह शराब नहीं बल्कि दिमागी तेल है। तू शायद नहीं जानता कि अपना गुरु जेम्स बॉन्ड जब भी किसी खतरनाक अभियान पर निकलता था तो इसी तेल का इस्तेमाल करके निकलता था, और जब लौटता था तो सफल होकर। समझ में आई इस तेल की विशेषता? पर बॉन्ड भैया, यदि फूफा जी को इसका पता लग गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। पता लगता तो लग जाने दो, मैं अपने भविष्य की निश्चित सफलता के लिए प्रत्येक वो कार्य करूंगा जो बड़े बड़े धुरंधर जासूस करते हैं या करते रहे हैं। फिर कुर्बान ने थोड़ी सी शराब गिलास में डाली और गिलास मुंह से लगा लिया। प्लीज बॉन्ड भैया, अब भी समय मान जाओ। चौक पे कितनी बार कहा कि खाते पीते समय टोका मत कर। तभी बचाओ बचाओ, अरे नारी चीख कैसी, लगता कोई नारी मुसीबत में, चलो देखते हैं। परंतु इससे पहले कि वे चीख की दिशा में बदले, बचाओ कुर्बान, मुझे बचा लो। हैं खूबसूरत परी, पर ये मेरा नाम कैसे जानती है? परी रानी, आप घबराइए नहीं, मुझे बताइए कि आपको क्या कष्ट है और आप मुझे कैसे जानती हैं। मैं परियों की राजकुमारी हेलन हूँ। तुम्हारी बहादुरी भरे कारनामों को सुनकर मैं परीलोक से तुम्हारे ऑटोग्राफ लेने आई थी कि हा 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 हा। हाय बचाओ, वह मुझे उठाकर ले जाएगा। हा हा, बचकर कहाँ जाओगी मेरी प्यारी हेलन, अब मैं तुम्हें उठाकर अपने महल में ले जाऊंगा। हा हा हा। कुर्कवान, मुझे इस राक्षस से बचाओ। आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ कि मेरे रहते हुए यह अमरीशपुरी का वंशज आपको कैसे कोई नुकसान पहुंचाता है। हा हा, यह मच्छर की औलाद, भला तुम्हें क्या बचाएगा, चलो मेरे साथ, बचाओ। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे, वरना हा हा, ठहर दुष्ट, मैं तुझे अभी बताता हूँ। अगले पल धड़ाक, हा हा हा, ले संभाल मेरा कुंफू। कुर्बान ने राक्षस पर वार किया किंतु खुद ही चोट खा गया, लेकिन तुरंत इस संभलकर पुनः राक्षस की तरफ बढ़ा। आई, और फिर लगता है हम दोनों की कब्रें यहीं बनेगी। उफ तड़ाक, हो मच्छर, लगता है पहले तुझे मसलना पड़ेगा। अगले पल राक्षस भयानक मुद्रा में कुर्बान की तरफ बढ़ा। पहले कुर्बान, तुम इस राक्षस पर इस तरह विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यह लो जादुई छड़ी, इस छड़ी को किसी तरह इसकी नाक में घुसेड़ दो, यह तुरंत मर जाएगा। वाह, यह हुई ना कोई बात, अब मैं इस राक्षस के बच्चे को बताता हूँ। नहीं कुर्बान, यह छड़ी मुझे दे दो, वरना खैर राक्षस के बच्चे, मैंने भी यह डंडा तेरे हलक में न घुसेड़ दिया तो मेरा नाम कुर्कबान नहीं। बॉन्ड भैया, छड़ी इसके हलक में नहीं, नाक में घुसेड़नी है। हाँ कुर्कबान, मोटू ठीक कहता है। तभी, अरे नालायक, यह क्या बड़बड़ा रहा है तू? ठहर राक्षस, मैं अभी यह डंडा तेरी नाक में डालता हूँ। क्या? सुअर के बच्चे, मुझे राक्षस कहता है और तू मेरी नाक में डंडा डालेगा? ये ले, पहले मेरे डंडे की करामात देख। तड़ाक, आई, मैं मरा। इसी के साथ कुर्बान अपना सिर पकड़े बिस्तर में नीचे जा गिरा। उसी चीख सुनकर मोटू की नींद टूट गई, और बॉन्ड की माँ भी दौड़ी दौड़ी वहां पहुंच गई। तो पिताजी आप बदतमीज, तो अपने अपने में सपने में हर समय मुझे यानी अपने बाप को गाली देता रहता है। आज मैं तेरे हाथ पैर तोड़कर ही रहूंगा। ये जी, आप क्यों हर समय इस बच्चे के पीछे अपना पुलिस डंडा लेकर पड़े रहते हैं? खबरदार तुम बीच में मत बोलो, आज मैं कर देखो ऐसी मार मारूंगा
कि फिर यह कभी सपने में भी सपना नहीं देखेगा। अरे बाप रे, यानी मैं आज भी सपना देख रहा था। भाग बेटा बॉन्ड, इसी में तेरी भलाई है। अगले पल कुर्कबंड पलंग के दूसरी ओर कूद गया। भागकर कहाँ जाएगा बच्चे, आज मैंने तेरी खाल ने खींची तो मेरा भी नाम धमाका सिंह नहीं। फिर कुर्कबंड आगे आगे और धमाका सिंह पीछे पीछे। अभी बाप बेटे के बीच में दौड़ शुरू हुई थी कि तभी ट्रेन, इस समय भला कौन हो सकता है। मोटू बेटे जरा जाकर देखना तो कौन है जी। सिकरी मोटू एक सिपाही के साथ वापस लौटा। साहब इमरजेंसी, आप फौरन तैयार होकर बाहर आइए। बाहर जीप में सुपरिटेंडेंट साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओ ठीक है, तुम चलो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। शुक्र जान बची लाखों पाई। सिकरी, जय हिंद सर। जय हिंद, बैठो। और अब धमाका सिंह के जीप में सवार होते जीप एक तरफ दौड़ पड़ी। सर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें सूचना मिली है कि डाकू टप्पर सिंह अपने कुछ साथियों सहित रायपुर गांव में किसी निमंत्रण पर आया हुआ है। अरे बाप रे, डाकू टप्पर सिंह? क्यों, क्या हुआ? कहीं टप्पर सिंह का नाम सुनकर तुम डर तो नहीं गए? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो खुशी हो रही है कि आज मुझे कुछ कर दिखाने का अवसर मिलेगा। क्यों नहीं, आज तुम्हें ही नहीं, हम सबको कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। जब पुलिस पार्टी रायगढ़ पहुंची तो उस समय डाकू टब्बर सिंह और उसके साथी वापस अपने अड्डे पर जाने के लिए अपने अपने घोड़ों पर सवार हो चुके थे। खबरदार डाकू टब्बर सिंह, भागने की कोशिश न करना वरना मारे जाओगे। पुलिस। तभी टब्बर सिंह के ताई ने हाथ रामबा को मौका मिल गया। भाग निकलने के लिए यह बम ही ठीक रहेगा। और उसने धुएं वाला बम पुलिस जीप की ओर उछाल दिया। बड़ाम, भागो सरदार, टप टप टप। किंतु तभी अपनी बगल से गुजरते एक घुड़सवार पर धमाका सिंह ने अंदाजे से छलांग लगा दी और अगले पल वह घुड़सवार को दबोचे हुए जमीन पर आ गिरा। फिर थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो ओ हाथ आया हुआ इतना अच्छा अवसर निकल गया। सर यह देखे, मैंने एक डाकू को पकड़ लिया है। अरे वाह, टब्बर का दाहिने हाथ रामबा, शाबाश धमाका सिंह। फिर कुछ सोचकर, धमाका सिंह तुम इसे लेकर थाने चलो, मैं टब्बर सिंह का पीछा करता हूँ। और सुनो, तुम्हारे साथ राम गोपाल और गुप्ता रहेंगे। ठीक है सर। फिर एसपी यादव और बाकी के सिपाही जीप में बैठकर उधर चल पड़े जिधर टब्बर सिंह और उसके साथी भागकर गए थे। उनके नजरों से ओझल होते ही धमाका सिंह और दोनों पुलिसकर्मी रामबा को जीप में बिठाकर शहर की तरफ चल पड़े। किंतु अभी जीप कुछ ही दूर गई होगी कि ड्राइवर, जीप रोको। जी साहब। फिर जब जीप रुकी, तुम दोनों इसका ख्याल रखना, मैं 5 मिनट में भरा पेट हल्का करके आता हूँ। यस सर। धमाका सिंह के जाते मौका अच्छा है, क्यों नहीं इन दोनों को पैसों का लालच देकर पटाऊं। वह पुलिस है तो बड़ा सख्त है, पर ये दोनों सोचकर। क्यों भाई, तुम लोग आजकल टीवी में रामायण सीरियल तो जरूर देखते होगे। हाँ ही, टीवी सीरियल क्यों मजाक करते हो डाकू जी? इसमें मजाक की क्या बात है भाई? पुलिस जी, वह रामायण वाकई बड़ा अच्छा सीरियल है, सबको देखना चाहिए, मैं भी तो देखता हूँ। अरे डाकू भाई, तुम टीवी की बात कर रहे हो? अपने पास वो क्रिकेट कमेंट्री सुनने के लिए ट्रांजिस्टर भी नहीं है। रामा ने अपनी भीतरी जेब से 500 रुपए वाली एक नई गड्डी निकाली और ये लो पूरे 50,000 है। तुम दोनों सुबह बाजार जाकर टीवी खरीदो और प्रोग्राम देखो और मुझे जाने दो। हैं? नहीं है? हाँ, हम तुम्हें रिश्वत लेकर नहीं छोड़ सकते। हाँ इंस्पेक्टर धमाका सिंह हम दोनों की वर्दियां उतार कर हमारी खाल में भूस भर देगा। वह बहुत जल्लाद किस्म का ऑफिसर है। और अगर मेरे सरदार को पता लग गया कि तुम दोनों ने मौका मिलने पर भी रिश्वत लेकर मुझे नहीं छोड़ा तो मेरा सरदार तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगा और तुम दोनों के दोनों हाथ काट डालेगा। बिल्कुल फिल्म शोले वाली स्टाइल में संजय कुमार की तरह, समझे? नहीं, रैम डाकू जी रैम। तो फिर लो 50,000 के नोट और खोलो मेरे हाथों की हथकड़ियां और जाकर दिवाली मनाने की तैयारियां करो। रुको डाकू जी, पहले मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचने दो कि यह 50,000 के नोट भी हमारे हो जाएं और कम वक्त धमाका सिंह जैसे पागल ऑफिसर से भी छुटकारा मिल जाए। ठीक है, जल्दी सोचो। राम गोपाल किसी गहरी सोच में डूब गया। सिकरी, वाह, आ गया आइडिया। डाकू जी लाओ 50,000 रुपए, ये लो। लगता है अपने राम गोपाल के भेजे में कोई शानदार योजना आ गई है। फिर गुप्ता, जल्दी से 45,000 रुपए वो सामने वाले पेड़ के नीचे गाड़ाओ। क्या मतलब? अरे जल्दी कर, बाद में मैं तुम्हें मतलब भी समझा दूंगा।
श्रीगरी गुप्ता राम गोपाल के निर्देशानुसार रुपए पेट के नीचे गाड़ आया। तो ज्यादा कहीं नहीं बोला मत कर। अब बोल भाई गोपाल, तू चाहता क्या है? सबसे पहले तू रामबा की हथकड़ियां खोल दे। अरे कहीं तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अरे मूर्ख, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर, धमाका सिंह आता ही होगा। गुप्ता ने रामबा की हथकड़ियां खोल दी। शाबाश देश के बहादुर जवानों, रामबा तुम्हारी समझदारी पर तुमसे बहुत खुश हुआ। डाकू जी, अब आप यह राइफल लो और हम दोनों को घायल कर दो। क्या मतलब? ओपा, तुम कुछ समझते क्यों नहीं? लो सुनो मेरी योजना। कुशल कुशल। और उसकी पूरी योजना सुनकर वाह भाई, मान गए। क्या शानदार योजना बनाई है तूने। अब तो ये 45,000 भी हमारे और धमाका सिंह से पीछा भी निश्चय छूट जाएगा। थोड़ी देर बाद जब धमाका सिंह अपना पेट हल्का करके वापस लौटा, वो पिया क्या लगता है रामबा किसी प्रकार इनको घायल करके भाग निकला है। मुझे तुरंत इन्हें अस्पताल पहुंचाना चाहिए। लेकिन धमाका सिंह जैसे गुप्ता को उठाने के लिए झुका, धमाका सिंह अपनी चेतना खो बैठा। फिर रामबा ने राम गोपाल की योजना अनुसार 5,000 रुपए बेहोश धमाका सिंह की जेब में डाल दिए। हा, यह हुई ना बात। अब तुम जाओ रामबा, हम बेहोश होने का नाटक किए यहीं पड़े रहेंगे। कुछ देर बाद जब एसपी यादव और पुलिस पार्टी उस रास्ते से वापस लौट रही थी, अरे यह तो अपनी थाने की जीप है जिसमें धमाका सिंह रामबा को लेकर गया था। ड्राइवर, गाड़ी रोको। फिर अरे तीनों तो बहुत ज्यादा घायल है। लगता है रामबा किसी तरह इन्हें घायल कर भाग निकला है। गिरधारी, टीकाराम, तुम लोग जल्दी से इन्हें जीप में डालो। हमें इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है। यस सर। वो तीनों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। उसी शाम एसपी यादव, आईजी पांडे व पटाखा सिंह के साथ अस्पताल में धमाका सिंह वो दोनों घायल पुलिस कर्मियों के बयान लेने पहुंचा। धमाका सिंह, यह सब कैसे हुआ? वह डाकू तुम लोगों के हाथों से कैसे बच निकला? और सर, इस विषय में मैं आपको राम गोपाल और गुप्ता ही ठीक से बता सकते हैं, क्योंकि मैं इस समय पेट साफ करने के लिए दिशा मैदान गया था। उस समय राम गोपाल, तुम इस सारे घटनाक्रम को विस्तार से बताओ। सर, वो घबराओ नहीं जॉन, तुम्हें जो कहना साफ साफ कहो। सर, वो साहब ने रिश्वत लेकर रामबा को छोड़ दिया। और क्या बकते हो? रामगोपाल, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सर, मेरी बात का यकीन न होता, अब साहब की तलाशी करा लीजिए। रिश्वत का पैसा भी उनके पास होना चाहिए। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह, तुम धमाका सिंह की तलाशी लो। यस सर। और जब तलाशी ली गई, सर यह देखे 500 के 10 नोट। नहीं, यह झूठ है, यह मेरे खिलाफ साजिश है। धमाका सिंह, अब तुम चुप रहोगे। हाँ तो राम गोपाल, अब तुम पूरी बात बताओ। सर, इंस्पेक्टर साहब और रामबा जीप में पीछे बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। वे क्या बात कर रहे थे यह तो मुझे नहीं मालूम, किंतु थोड़ी देर बाद पीछे जीप में बैठा गुप्ता एकाएक चीख पड़ा। मैंने घबराकर जीप रोक दी, लेकिन तब जब तक मैं कुछ सोचू समझू, राइफल का कुंदा मेरे सिर से टकराया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। हाँ, बेहोश होने से पूर्व मैंने देखा कि रामबा साहब को 500 के नोट दे रहा था। इंस्पेक्टर, तुम धमाका सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। सर, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। यह सब मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है। तुम्हें अपनी सफाई में जो कुछ कहना है वह अदालत में ही कहना। किंतु सर, इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। दोस्तों, और अदालत में जज के सामने सबूतों और गवाहों के बयानात से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि धमाका सिंह ने रिश्वत लेकर डाकू रामबा को जानबूझकर भाग जाने का मौका दिया है। अतः अदालत धमाका सिंह को दोषी करार देते हुए 2 वर्षीय सख्त सजा का हुक्म देती है। साथ ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति रिश्वत नहीं ले सकते, ये वे बेकसूर है। ऑर्डर। साथ ही अदालत धमाका सिंह को भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के काबिल नहीं मानती। ठक ठक। नहीं जज साहब, यह अन्याय है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन अदालत ने धमाका सिंह की एक न सुनी और अपना फैसला बरकरार रखा। अदालत से बाहर आने के बाद अनोखे की मां, तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन है न कि मैं निर्दोष हूँ। गुप्ता व राम गोपाल ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। हाँ स्वामी, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। ये जल्दी करो, बातें करने का वक्त नहीं है। अच्छा बेटे अनोखे, मैं मेरे जेल से वापस लौटने तक अपनी माँ का ख्याल रखना। डैडी, तुम माँ की चिंता मत करो, मैं कि इन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा।
बस बेटे तेरे इन शब्दों ने मेरे मेरे जेल जाने की पीड़ा को कुछ हद तक कम कर दिया है। अच्छा बच्चों विदा। फिर धमाका सिंह अपने मन की पीड़ा और आंखों में भर आए आंसुओं को छुपाने का सफल यत्न करता हुआ जेल वैन की ओर बढ़ गया। स्वामी, फूफा जी, डैडी। उसी रात गुस गुस। अरे यह तो माँ के रोने की आवाज है। लगता है बापू के जल जाने का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। खर्र, मुझे चलकर माँ को ढाढ़स बंधाना चाहिए। खर्र, क्या बात है माँ, क्या नींद नहीं आ रही? बेटे, एक भारतीय नारी नारी जिसका निर्दोष पति जेल में हो, भला उसे नींद कैसे आ सकती है? माँ, तुम शायद ठीक कहती हो, पर वक्त की ठोकर तो और किसी को सहन करनी पड़ती है। तुमने तो पढ़ा और सुना होगा, माँ की वक्त की ठोकर खुद भगवान राम को भी सहन करनी पड़ी थी। माँ, तुम सो जाओ माँ। फिर किसी तरह समझा बुझाकर कुरकुआन ने अपनी माँ को सुलाया और फिर खुद जैसे अपने कमरे में पहुंचकर पलंग पर लेटा। हा हा हा। तो कौन हो तुम और इस तरह क्यों हंस रहे हो? वाह वाह, बहुत खूब। अरे तू मुझे नहीं पहचानता कुरबान? अरे मैं तेरी आत्मा हूँ और मैं तुझ पर हंस ही नहीं रही, बल्कि लानत भी भेज रही हूँ। तू अपने आप को बड़ा फन्ने का जासूस समझता है ना, जबकि तेरे होते हुए तेरा निर्दोष बापू राम गोपाल और गुप्ता की साजिश का शिकार होकर जेल में पड़ा सजा भोग रहा है और तू चैन की नींद सोने जा रहा है। तू धिक्कार है तुझ पर। आखिर तू कहना क्या चाहती है? यही कि अगर तुझ में जरा भी शर्म और अकल बाकी है तो अपने बाप को निर्दोष साबित करो और उन्हें बिना कसूर सजा भुगतने से बचा लो। पर कैसे? हा हा हा। क्या यह बात भी मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी? जासूस की तुम, जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और निकालो कोई रास्ता। और इसी के साथ अटहास करती हुई उसके आत्मा पुनः उसके शरीर में विलीन हो गई। हा हा हा। फिर उस रात कुर्बान की आंखों में नींद नहीं आई। मैं साबित करके रहूंगा कि मेरा बापू निर्दोष है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। फिर कुर्बान अपने पिता को निर्दोष साबित करने की मन ही मन को योजना बनाने लगा और शीघ्र ही न जाने क्या सोचकर उसकी आंखें चमकने लगी। और सुबह नाश्ते की मेज पर, अबे मोटू, जरा जल्दी जल्दी मुंह चला, हमें पटाखा अंकल से मिलने चलना है। क्योंकि क्यों क्यों गड़प गड़प? मोटू, क्या तुझे नहीं लगता कि बापू को रिश्वत के जुर्म में फंसाना गुप्ता और राम गोपाल की साजिश थी? बेशक वह एक साजिश थी, क्योंकि मेरे फूफा जी इतने मूर्ख नहीं है कि वे इतने बड़े डाकू को सिर्फ 5,000 रुपए की रिश्वत लेकर उसे छोड़ देते। कम से कम 50,000 तो। यह भगवान, इसे कब अकल आएगी? फिर थोड़ी देर बाद वे थानेदार पटाखा सिंह से मिलने जा रहे थे। सिगरी, नमस्ते अंकल। अरे कुर्बान, तुम आओ आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर अंकल, मैं आपसे रायगढ़ नाम के उस व्यक्ति का नाम जानने आया था जिसके यहाँ अमावस की रात को डाकू टब्बर सिंह और उसके साथी दावत पर आए हुए थे। चौधरी रणधीर सिंह। क्या आपने उसे टब्बर सिंह से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया? नहीं, क्योंकि हमारे पास उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन तुम यह बात क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। कुछ तो बात है कुर्बान, क्या मैं तुम्हें जानता नहीं? हाँ, यह बात अलग है कि तुम मुझे इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। ऐसी कोई बात नहीं अंकल। अच्छा, हम चलते हैं, नमस्ते। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। कुर्बान और मोटू तो थाने से चले गए, लेकिन थानेदार पटाखा सिंह गहरी सोच में डूब गया। आखिर क्या कारण हो सकता कि सुबह सुबह कुर्बान चौधरी का नाम जाने मेरे पास आया? कुर्बान खुरापाती तो है, पर बिना वजह वह मेरे पास नहीं आया होगा फिर। और जो बात घंटों सोचने के बाद भी थानेदार पटाखा सिंह के दिमाग में नहीं आई, वही बात नहीं आई थी, कहीं राम गोपाल के दिमाग में बिजली की तेज से गूंज गई। हो न हो यह जासूस की दुम अपने बाप को निर्दोष साबित करने के लिए चौधरी रणधीर सिंह तक पहुंचना चाहता, ताकि वह उसे डाकू टब्बर सिंह के गिरोह के विषय में जानकारी हासिल कर सके। किंतु इससे पहले कि वह रायगढ़ गांव पहुंचे, मैं चौधरी को सतर्क किए देता हूँ। वह खुद ही उससे निपटने का कोई इंतजाम अवश्य करेंगे। रामबा ने भी ऐसा ही कहा था। उधर कुर्बान थाने से सीधा बाजार पहुंचा और प्लास्टिक खिलौने वाली दुकान से प्लास्टिक के किंतु कुछ हद तक असली लगने वाले 2 रिवॉल्वर खरीदे। पता नहीं बॉन्ड भैया किस चक्कर में है। घर पहुंचकर कुर्बान ने अपनी जरूरत का सब कुछ सामान जल्दी जल्दी एक थैले में डाला और चल मोटू जल्दी कर, तू भी अपनी जरूरत का थोड़ा बहुत सामान साथ ले ले, क्योंकि कुछ दिनों के लिए हम यह शहर छोड़ रहे हैं। क्या मतलब? हम शहर छोड़कर कहाँ जाएंगे?
अबे मरा क्यों जा रहा है, रास्ते में सब बता दूंगा, पहले घर से तो निकल। मोटू चुपचाप अपनी जरूरत का सामान पैक करने लगा। शिकारी, बॉन्ड भैया अब तो बता दो हम चल कहाँ रहे हैं, वरना मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। हम डाकू टब्बर सिंह और उसके साथियों को, खासतौर से टब्बर सिंह के दाहिने हाथ डाकू राम बाकू को गिरफ्तार करने चल रहे हैं, और वो भी जिंदा गिरफ्तार करने आए। कुर्बान की पूरी बात सुनकर मोटू चलती मोटरसाइकिल से 5 फुट हवा में उछल गया, और इस बात का एहसास होते ही कुर्बान ने बिजली की तेज से अपनी मोटरसाइकिल रोकी और पलटा, किंतु तब तक धड़ाम हाय मर गया। सत्यानाश, ओ मेंढक की औलाद, तू बेमौसम ही क्यों खुदकने के लिए सड़क पर निकल आया? जी जी मैं मर गया। ओ अबे वो डालडे के डिब्बे, पहले नीचे उतर और मेरी कार की डेंटिंग पेंटिंग के पैसे निकाल, फिर मरना। लगता है अब इस मुसीबत से मोटू को छुटकारा दिलाने के लिए मुझे कोई तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी। फिर देखे देवी जी, कृपया आप गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि इस दुर्घटना में इस बेचारे का कोई दोष नहीं। हाँ हाँ, सारा दोष तो मेरा है, मैं जानबूझकर गाड़ी से नीचे लाई हूँ। सुन रहे मोटू के बच्चे, जल्दी से पैसे निकाल, वरना मार मार कर तुझे ऊँट की तरह लंबा कर दूंगी। सुने देवी जी, इस मोटू पर काली चुड़ैल का साया है, अगर मैं इसे ठीक आधे घंटे बाद यानी 2 बजे तक शमशान घाट वाले बरगद के पेड़ से न बांध पाया तो ये अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को कच्चा चबा जाएगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो क्या? भाई मैं तो चला, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तमाशा देखने की। कुरकुंड की बात सुनकर वहां एकत्रित तमाशबीनों की भीड़ तुरंत ही छट गई। ठीक है देवी जी, अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो बंदा चला, वैसे भी अब मैं इसे लेकर 2 बजे तक शमशान घाट वाले बरगद तक नहीं पहुंच सकता, अतः आप इससे अपनी गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग की कीमत अच्छी तरह वसूल कीजिए। कुरकुंड जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा, अरे अरे ठहरो, इसे भी साथ लेते जाओ, मुझे नहीं चाहिए इसे अपनी कार की डेंटिंग पेंटिंग का खर्चाना। मैं भी चली। कहकर वह महिला अपनी कार की तरफ ऐसे भागी मानो उसने सचमुच ही कोई भूत देख लिया हो। हे भगवान, इस भरी जवानी में काम बनने जा रही थी। हा मजा आ गया, कैसे बेवकूफ बनाया इसे, वाकई बॉन्ड भैया मजा आ गया। अबे मजे के बच्चे, चल जल्द से मोटरसाइकिल पर बैठ जा, वरना मोटी पलटकर वापस आ गई तो तेरी खैर नहीं होगी। अरे बाप रे, मोटू लपक कर पीछे बैठ गया और मोटरसाइकिल एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। यदि एक बार रामबाज जीवित मेरी पकड़ में आ गया तो उसे हर हालत में कबूल करना पड़ेगा कि मेरा बापू निर्दोष है। और इधर सिपाही राम गोपाल का गुप्त रूप से भिजवाया पत्र जब रायगढ़ के चौधरी रणधीर सिंह को मिला। चौधरी साहब, अपने आप को एक जासूस समझने वाला लड़का आपकी टो में शहर से चल पड़ा है। वे आपके जरिए डाकू टब्बर सिंह के गिरोह तक पहुंचना चाहता है। सावधान, लड़का बहुत खतरनाक है। आगे आप जाने, आपका काम जाने। आपका शुभ चिंतक। मुझे तुरंत इस बात की खबर टब्बर सिंह तक पहुंचानी चाहिए, फिर वह खुद ही उस लड़के से निपट लेगा। जल्दी टब्बर सिंह के अड्डे पर चौधरी साहब का संदेश पहुंचा। सरदार रायगढ़ के चौधरी का संदेश आया है कि शहर का कोई जासूस छोकरा अपने गिरोह तक पहुंचना चाहता है। क्या एक छोकरे की इतनी हिम्मत? अरे और राम बाक्यों ने उस छोकरे के चौधरी से मिलने से पहले हम लोग ही उससे मिल लें। सरदार, हम तुम्हारा मतलब समझ गए, किंतु लगता है उस शहरी छोकरे को समाप्त कर देने भर से ही हमारी समस्या खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह यह छोकरा समझ रहा कि हमारा कुछ न कुछ गठजोड़ चौधरी से है, उसी तरह कभी न कभी यह बात पुलिस को भी सूझेगी और चौधरी तक अवश्य पहुंचेगी। और सरदार, यह बात तो आप भी जानते हैं कि चौधरी हमारे सारे ठिकानों के बारे में जानता है और वह कितना बहादुर किस्म का आदमी है। तुम कहना क्या चाहते हो रामबा? यहाँ की चौधरी कभी भी हमारी मौत का कारण बन सकता है, इसलिए क्यों न हम उस लड़के से मिलने की जगह चौधरी से मिलने चले, ताकि भविष्य में हमें कभी यह खतरा न रहे कि कोई चौधरी के जरिए हम तक पहुंच सकता है। अरे वाह रे रामबा, क्या दिमाग पाया तूने। साथियों, रायगढ़ चलने की तैयारी करो। और कुछ ही देर बाद डाकू दल चौधरी की हवेली में था। आप अच्छा हुआ सरदार जो आप आ गए। अब मैं देखता हूँ जासूस छोकरा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। चौधरी, मैं जानता हूँ तुम उस जासूस छोकरे से डर गए हो। तत्पश्चात मार दिया। चलो साथियों, अगले पर डाकू टब्बर सिंह और उसके साथी अपने पीछे
धूल का गुब्बार उड़ाते हुए जंगल की ओर चल पड़े। और डाकुओं के जाने के थोड़ी देर बाद ही लगता है यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। हाय मेरे स्वामी, बू। ए भाई, रोना धोना कैसा है? गांव के चौधरी को डाकू टब्बर सिंह और उसके साथी मारकर चले गए हैं। बू। क्या? तो इसका मतलब डाकू टब्बर सिंह के गिरोह तक पहुंचने की ये वह कड़ी समाप्त होगी जिसकी उम्मीद लेकर मैं शहर से यहाँ आया था। अब मैं क्या करूँ? क्या शहर वापस शहर लौट जाऊं या क्या कुर्बान वापस शहर लौट गया? क्या कुर्बान डाकू टब्बर सिंह तक पहुंचने में सफल हुआ? क्या कुर्बान अपने पिता को निर्दोष साबित करा सका? तो दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है कुर्बान और सुनहरा जाल। आज मैं बहुत थकाया हुआ हूँ। आज भी पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी पढ़ दी मैंने। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।